हेलो हेलो। यस सर। आवाज गुड आ मॉर्निंग रही है? सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है सर। सब लोग जब ज्वाइन करते हो तो अपना अटेंडेंस भेज दिया करो चैट पे। अपना रोल नंबर लिख के सब लोग मैसेज डाल दिया करो, ठीक है? व्हाट इज डेंसिटी? मैं पूरे बैच से पूछ रहा हूँ, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी क्या होता है? अमित चौरसिया, अर्चना, अब्दुल हसन, प्रीति साहनी, रवि, संजना कुशवाहा, सरिता, तरुण, विनय, प्रतिभा, राहुल। डेंसिटी क्या होता है? हम किसको डेंसिटी बोलते हैं? डेंसिटी क्या होता है? व्हाट इज डेंसिटी? कोई बताएगा डेंसिटी घनत्व सर किसको? ये सर द मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट इंफॉर्मेशन ऑन ए स्टोरेज मीडियम। उसको डेंसिटी बोलते हैं। अब यही होगा ना सर उसका डेंसिटी दैट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ, मास अपन वालों। बल्क डेंसिटी क्या होता है? व्हाट इज बल्क डेंसिटी? सर बल्क डेंसिटी में ये होता है कि एक बीकर में कितना ड्रग ऑक्युपाई हो रहा है। एक बीकर में ड्रग ऑक्युपाई कर होगा तभी बल्क डेंसिटी होगा। वो नहीं सर, मतलब उसी से रिलेटेड कुछ है। क्या होता है बल्क डेंसिटी? बल्क डेंसिटी क्या होता है? जनरली बल्क बल्क डेंसिटी हम कंसीडर करते हैं पाउडर को, ठीक है? तो जो पाउडर होता है तो पाउडर में क्या होता है कि वाइड स्पेस ज्यादा होते हैं, जिससे उसमें क्या होता है कि पार्टिकल साइज जब छोटे होते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ता है। जब पार्टिकल साइज का सरफेस एरिया बढ़ता है, जब उसको स्टोर किया जाता है तो उस उन पार्टिकल के बीच में वाइड वॉल्यूम ज्यादा आता है, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस ज्यादा आते हैं। तो उसी कंडीशन में जो हमारा डेंसिटी होगा, वॉल्यूम तो ज्यादा है, उस कंडीशन में जो हमारा डेंसिटी होता है उसको बोलते हैं बल्क डेंसिटी या बल्कीनेस। दूसरा वर्ड आता है ट्रैप डेंसिटी। पाउडर के कंडीशन में, पाउडर ग्रेनुल्स के कंडीशन में हमारे दूसरी टर्म्स आती है टैप डेंसिटी। तो टैप डेंसिटी में क्या करते हैं कि हम पाउडर लिए और मिनिमम 100 टाइम्स उसको टैप्ड किया जाता है, मतलब उसको उठा के नीचे पटकते हैं। जिस कंटेनर में है, अगर हमको किसी पाउडर का हमको टैप डेंसिटी कैलकुलेट करना है तो पहले हम क्या लेते हैं, सीधे पाउडर लिया और 100 ml बीकर लाते हैं, 100 ml बीकर में उसको फिल कर दिया, तो उसका वॉल्यूम हो गया 100 ml। वेट उसका कैलकुलेट कर लिया तो वेट से हमारा उसका डेंसिटी मालूम चल गया जो बल्क डेंसिटी है। फिर उसी बीकर को 100 टाइम्स टैप्ड किया जाता है, ऊपर नीचे उसको पटकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो वाइड वॉल्यूम है, वाइड वॉल्यूम के बीच से जो एयर इंट्रैपमेंट है, एयर इंट्रैपमेंट बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम होगा। जब वॉल्यूम कम होगा, सेम अमाउंट का, सेम वेट का मटेरियल जब वॉल्यूम कम हो गया तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं टैप डेंसिटी। अभी क्लियर है बल्क डेंसिटी और टैप डेंसिटी? यस सर। इसके बाद हमारा एक इसमें जो हमारा फैक्टर अफेक्टिंग साइड रिडक्शन चल रहा था, तो उसमें हमारा आता है बल्क डेंसिटी। The capacity of most batch will depend upon the volume। जो भी हम मिलिंग करते हैं, अगर हमारा जो भी मिल होता है
जितने भी मिल हैं, मिल सबसे ऊपर जो उसकी कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी डिपेंड होती है उसके वॉल्यूम पे। जो सॉलिड मटेरियल होता है, सॉलिड मटेरियल हम किस पे कंसीडर करते हैं? वेट पे। तो जब हम सॉलिड मटेरियल हम वेट पे कंसीडर करते हैं और मशीन की जो कैपेसिटी है वो वॉल्यूम पे कंसीडर है, इसलिए जो बल्क डेंसिटी है, बल्क डेंसिटी इम्पैक्ट करता है साइज रिडक्शन पे। जो आउटपुट है मशीन का वो वॉल्यूम पे है। और हम सॉलिड मटेरियल को जब भी कंसीडर करते हैं, सॉलिड मटेरियल को हमेशा हम उसके वेट के बेसिस पे कंसीडर करते हैं। जब हम लिक्विड करते हैं तो लिक्विड या गैस करते हैं तो हम लिक्विड या गैस हम करते हैं वॉल्यूम पे। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में क्या होता है कि जब हम मिलिंग करते हैं, किसी भी मटेरियल का हम साइज रिडक्शन करते हैं, जब साइज रिडक्शन होता है तो क्या होता है, वहां पे डस्ट जनरेट ज्यादा होता है। उस डस्ट जनरेट ज्यादा होता है, तो जब डस्ट जनरेट होता है तो अनकंफर्टेबल फील होता है ऑपरेटर को। सब लोग देखे होंगे, सबसे कॉमन आप लोग साइज रिडक्शन के एग्जांपल देखे होंगे, आटा की चक्की। जहाँ पे आटा की चक्की चलती है, जो गेहूं जब पीसते हैं तो क्या होता है, उसमें बहुत सारा आटा बाहर, उसका भी जो कंटेनर है उससे बाहर आता है, उतना क्लोज कंडीशन होने के बाद भी। तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में यही होता है कि जब हमारा पार्टिकल साइज रिडक्शन होता है तो डस्ट जनरेट होता है। उस डस्ट जनरेट होने के वजह से जो भी हमारा ऑपरेटर है, जो भी वहाँ पे टेक्नीशियन वर्क करता है, वो अनकंफर्टेबल फील करता है। इसको अवॉइड करने के लिए जो भी हम बिल करते हैं, बिलिंग क्या होना चाहिए, सारा इनक्लोज कंडीशन में होता है, पूरा क्लोज कंडीशन में होना चाहिए। जिस एरिया में हो, अगर वहाँ पे पॉसिबल अगर है तो एग्जॉस्ट एयर होना चाहिए। और बहुत जगह क्या होता है कि हमारा जब वेट ग्राइंडिंग होता है, तो जब वेट ग्राइंडिंग होता है तो वहाँ पे हमारा पार्टिकल साइज जब रिड्यूस करते हैं तो डस्ट जनरेशन कम होता है। तो इन तीनों को हम कंसिडर करते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में। इसके बाद हमारा आता है लॉ। कौन से लॉ हैं जो इम्पैक्ट करते हैं साइज रिडक्शन को? सबसे पहले क्या होता है कि जो हम साइज रिडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जब भी हम साइज रिडक्शन करते हैं। तो द एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर द पार्टिकल साइज रिडक्शन इज द फंक्शन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑफ पार्टिकल साइज, हार्डनेस, स्ट्रेंथ एंड अदर प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। जो अभी आपको जितने फैक्टर बताए गए हैं साइज रिडक्शन में जो इम्पैक्ट करते हैं, वो सारे फैक्टर प्लस जो हम उस पे एनर्जी अप्लाई करते हैं, उसके बेसिस पे हमारा इनपुट और आउटपुट डिपेंड होता है। इसके लिए 3 थ्योरी है, रिंटक्स थ्योरी, किक्स थ्योरी और बार्न्स थ्योरी। सबसे पहले आता है हमारा the energy required to reduce the size of particles is inversely proportional to size raised to the sum powers। इसका मतलब समझ में आया? जो लाइन लिखा हुआ है, सबको डिस्प्ले पूरा बराबर दिख रहा है ना पीपीटी का? Yes, sir. Yes, sir. The energy required to reduce the size of particle is inversely proportional to the size raised to the sum power। जितना ज्यादा हमको पार्टिकल साइज छोटा चाहिए,
उतनी ज्यादा हमको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अगर हमको कोई भी मटेरियल है जिसको हमको पार्टिकल साइज रिड्यूस करना है, तो जब पार्टिकल साइज रिड्यूस करना है तो जितना छोटा हमको पार्टिकल चाहिए उतना ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है सबको ये पॉइंट? यस सर। यस सर। तो जो इसका इक्वेशन है डीई को हम करते हैं, ई जो है डिफरेंशियल कैलकुलेशन, सब लोग आप फंडामेंटल मैथ पढ़े हो फर्स्ट सेमेस्टर में। तो डीई डिवाइडेड बाय स्मॉल डी कैपिटल डी। तो डी को हम करते हैं साइज ऑफ यूनिट मास, ई को करते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए चेंज इक्वल टू माइनस सी अपॉन डी टू पावर एन। एन क्या है? कांस्टेंट है। एन और सी दोनों कांस्टेंट है और डी जो है साइज ऑफ यूनिट मास है। ये हमारा इक्वेशन होता है। इसी इक्वेशन पे हमारी तीनों थ्योरी डिपेंड होती है। अब इसको हम इंटीग्रेशन कर दिए, E इक्वल टू सी log डी आई अपॉन डी एन। जो डी आई को हम कहते हैं इनपुट साइज और डी एन को कहते हैं आउटपुट, जो भी हमारा साइज है, या इसको बोलते हैं रिडक्शन रेशियो। अगर हमने जो भी हमारा मटेरियल लिया जिसका हमको पार्टिकल साइज रिड्यूस करना है, तो मान लो कि हमारा 100 माइक्रोमीटर का कोई एपीआई है जिसको 50 माइक्रोमीटर में हमको कन्वर्ट करना है, तो हमारा रिडक्शन रेशियो कितना हो जाएगा? अमित चौरसिया, वही हमारा एपीआई का एवरेज पार्टिकल साइज, जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो 100 माइक्रोन का है और हमका उसको पार्टिकल साइज छोटा करके 50 माइक्रोन में कन्वर्ट करना है। तो रिडक्शन रेशियो कितना होगा? 2:1 होगा, 2:1। कितना होगा? 2:1 होगा। 2:1 नहीं, यहाँ पे रिडक्शन रेशियो हमें हमेशा 2 लेते हैं। 100 डिवाइडेड बाई 50, जो हमारा रेशियो है 2 का रेशियो हो गया। तो हमारा जो ये रिडक्शन रेशियो होगा, अगर हम n के जगह पे 1 करेंगे तो जो हमारा इक्वेशन 2 है वो किस थ्योरी में कन्वर्ट होगा, किस थ्योरी का डोनेट करेगा? 1.5 अगर n करेंगे तो बार्न्स थ्योरी, और 2 करेंगे तो रिंगटर्स थ्योरी। तो जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसी इक्वेशन के बेसिस पे हमारे तीनों थ्योरी डिफाइंड रहती है। बस हमारा n का जो वैल्यू है, n की वैल्यू चेंज होती है। n अगर 1 है तो फिक्स थ्योरी है, 1.5 है तो बार्न्स थ्योरी है, और 2 है तो रिंगटर्स थ्योरी है। जो हमारा रिंगटर्स थ्योरी है, रिंगटर्स थ्योरी बात करती है जो हमारा पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ उसके सरफेस एरिया पे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर साइड डायरेक्शन ऑफ यूनिट मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यू सरफेस एरिया प्रोड्यूस। पार्टिकल साइज जब छोटा होता है तो सरफेस एरिया क्या होता है? बढ़ता है। बढ़ता है। कैसे इसको डिफाइन करोगे कि पार्टिकल साइज छोटा हो गया तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है? सर क्योंकि उसका वॉल्यूम जो होता है तो फिक्स रहता है ना। वॉल्यूम फिक्स रहता है, सरफेस एरिया कैसे बढ़ जाता है? वॉल्यूम फिक्स है, मास फिक्स है, दो चीजें फिक्स है। ये जो बेसिक चीजें हैं आप लोग क्यों बढ़ता है, ये सारी चीजें एक बार देखो आप लोग। तो जितना पार्टिकल साइज छोटा होगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा। तो रिंगटर्स थ्योरी का के जो है वो डिपेंड है सरफेस एरिया पे। तो रिक्वायर्ड एनर्जी according to this theory, energy required for side direction of unit mass is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यू सरफेस एरिया प्रोड्यूस, जो नया सरफेस एरिया प्रोड्यूस होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो एनर्जी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इसका जो इक्वेशन है E इक्वल टू के आर एस एन माइनस एस आई। एस एन होता है, एस आई होता है इनिशियल सरफेस एरिया, एस एन होता है न्यू स्पेसिफिक सरफेस एरिया, के आर को बोलते हैं रिंगटर्स कांस्टेंट और ई को बोलते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू रिंगटर्स कांस्टेंट के आर इनटू न्यू स्पेसिफिक सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया। बॉन्ड्स थ्योरी, बॉन्ड्स थ्योरी बात करती है क्रैक लेंथ पे। तो जो क्रैक लेंथ की हम बात करें, जैसे हमारा जो पार्टिकल साइज रिड्यूस हुआ है तो उसका जितना टोटल हमारे पार्टिकल जो छोटे छोटे, एक बड़ा पार्टिकल था, मान लो एक बड़ा पार्टिकल था उससे 20 पार्टिकल्स कन्वर्ट हो गए सपोज, तो 20 पार्टिकल्स का जितना लेंथ है सबको लेंथ एक टोटल कर देंगे, वो न्यू क्रैक लेंथ हो जाएगा। और जो इनिशियल पार्टिकल था जो फीड था, फीड का जो लेंथ है उसको क्रैक लेंथ कंसीडर करते हैं। According to bond theory, the energy used to crack proportional is proportional to new crack length produced. जितना क्रैक लेंथ बढ़ता है उतनी हमको एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये बात करता है पार्टिकल डायमेंशन की। तो जो हमारा जितना पार्टिकल डायमेंशन बढ़ेगा उतनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। Bond's theory states that the energy required for deforming a set of particles, जो हमारा फीड है, फीड का जो हमारा डिफॉर्म कर रहे हैं, जो उसका पार्टिकल साइज कन्वर्ट कर रहे हैं, डिफॉर्मिंग ए सेट ऑफ पार्टिकल ऑफ इक्विवेलेंट शेप इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन पार्टिकल डायमेंशन। जो भी हमारा पार्टिकल डायमेंशन चेंज हुआ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका जो इक्वेशन है E इज इक्वल टू 2kb अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट E इज इक्वल टू 2kb ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट dn माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट di। kb को हम बोलते हैं बॉन्ड वर्क्स इंडेक्स एनर्जी पर यूनिट मास, और di हमारा इनिशियल डायमीटर ऑफ पार्टिकल इन माइक्रोमीटर और dn न्यू डायमीटर ऑफ पार्टिकल इन माइक्रोमीटर। तो जो भी हम इसमें डायमेंशन लेंगे हमको ध्यान रखना है कि जो हमारा जो डायमीटर लेना है वो माइक्रोमीटर में डायमीटर लेना है। अगर कहीं सेंटीमीटर या मिलीमीटर में दिया हुआ है तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे माइक्रोमीटर में, उसके बाद ही रिक्वायर्ड एनर्जी का कैलकुलेशन होगा। सबसे पहले रिंगटर्स थ्योरी किस पे बात करता था? रिंगटर्स थ्योरी बात किया है सरफेस एरिया पे। बॉन्ड थ्योरी बात करता है क्रैक लेंथ पे, और किक्स थ्योरी बात करता है पार्टिकल साइज पे। ये तीनों टर्म्स याद रहेंगे सबको। तो दोबारा बोलिएगा एक बार। जो रिंगटर्स थ्योरी है, रिंगटर्स थ्योरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जो इतना भी सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, दोनों के सरफेस एरिया में जो डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो बॉन्ड थ्योरी है, बॉन्ड थ्योरी बात करती है क्रैक लेंथ पे, जो उसका लेंथ हुआ उस लेंथ पे बात करती है। तो जितना ज्यादा क्रैक लेंथ होगा, इनिशियल लेंथ और फाइनल क्रैक लेंथ, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
जो किक्स थ्योरी है, किक्स थ्योरी बात करती है पार्टिकल साइज पे। अभी क्लियर है? तीनों थ्योरी में क्या है डिफरेंस? क्रिक लेंथ क्या होता है? क्या हुआ? क्रिक लेंथ सर। समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो? क्रैक लेंथ। क्रैक लेंथ, जब पार्टिकल साइज जो ब्रेक हुआ है, जब पार्टिकल साइज कन्वर्ट हो गया, तो जो उसका लेंथ है, उसका डाया है, अगर रेक्टेंगुलर शेप है तो उसका लेंथ हुआ, अगर हमारा स्फेरिकल शेप है तो उसका डाया हुआ। तो जो वो लेंथ हुआ, उसी लेंथ को हम क्रैक लेंथ कंसीडर करते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो हम पार्टिकल साइज कन्वर्ट कर रहे हैं सारा स्फेरिकल हो, डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। उस शेप का जो लेंथ हुआ, उसी लेंथ को हम यहाँ पे क्रैक लेंथ कंसीडर करते हैं। अभी क्लियर है? यस सर। और किसी को कुछ पूछना है तीनों थ्योरी में? रिंगटर्स, बार्ड और किक्स। किक्स थ्योरी क्या कहती है? इट स्टेट दैट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिफॉर्मिंग ए सेट ऑफ पार्टिकल्स of equivalent shape is proportional to the ratio of change in particle size. यहाँ पे क्या है कि जो हम डिफॉर्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारा हो सकता है इनिशियल जो पार्टिकल है, जो फीड है, फीड का जो हमारा स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, बट हमारा जो आउटपुट है उस आउटपुट का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। अगर मान लो हमारा कोई रेक्टेंगुलर शेप का कोई मटेरियल है जिसको हमको आफ्टर साइज रिडक्शन वो स्फेरिकल शेप में होता है, तो हमारा जो रेक्टेंगुलर शेप का जो मटेरियल था उसका इक्विवेलेंट शेप कंसीडर किया जाता है स्फेरिकल शेप में, और उसी एक ही शेप में कंसीडर करके हम चेंज इन जो रेशियो होता है पार्टिकल साइज का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी का। यहाँ पे इक्विवेलेंट शेप समझ में आया? इक्विवेलेंट शेप इज प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ चेंज इन पार्टिकल्स इज इक्वल टू के को हम कंसीडर करते हैं किस कांस्टेंट? एनर्जी पर यूनिट मास। के log di डिवाइडेड बाय dn। di है डायमीटर ऑफ पार्टिकल इन इनिशियल स्टेज इन माइक्रोमीटर, और dn को बोलते हैं डायमीटर ऑफ न्यू पार्टिकल इन माइक्रोमीटर। अभी क्लियर है? इसमें किसी को कुछ पूछना है तो सबको क्लियर है? विनीता, विनय कश्यप, यस सर। पूछना है कुछ? नो सर। विकास शुक्ला, उत्तम यादव, तरुण पांडे, यस सर। कुछ पूछना है? नो सर। सरिता, यस सर। कुछ पूछना है? अभी तक जो बताया हो तीनों थ्योरी। सर अभी तो समझ में आ गया, अभी आगे प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेंगे। संजना, रवि कुमार जायसवाल, राज कनौजिया, यस सर। कुछ पूछना है? नो सर। प्रतिभा कसौदत, शाकिब, कुछ पूछना है? नो सर। अर्चना, अमित चौरसिया, अमरेश राय, अजय मौर्य, नो सर। किसी को कुछ नहीं पूछना है? ठीक है। तो अब हम आते हैं, सबसे पहले हमारा मील। साइड रिडक्शन में हम जो मील यूज करते हैं, सबसे पहले हमारा है हैमर मिल। हैमर मिल का जो प्रिंसिपल है
हैमर मिल का जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल वर्क करता है इम्पैक्ट पे। मटेरियल इज इम्पैक्ट बिटवीन रैपिडली मूविंग हैमर्स ऑन ए रोटर एंड द पावर मटेरियल। मटेरियल इज इम्पैक्ट बिटवीन मूविंग हैमर्स ऑन रोटर एंड द पाउडर मटेरियल। जब हमारा जो मिल है, मिल में यहाँ पे क्या है कि ये सबसे सेंटर वाला जो पार्ट है, ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये रोटर है और इस पे माउंटेड है डिफरेंट हैमर। तो जब ये मोटर से जब इसका मूवमेंट होता है, जब रैपिडली मूवमेंट होता है, तो जो हमारा पाउडर है, जिस मटेरियल को आपको पार्टिकल साइज रिड्यूस करना है, उस पे इम्पैक्ट होता है और इम्पैक्ट के वजह से हमारा पार्टिकल साइज रिड्यूस होगा। तो जो हार्ड और ब्रिटल मटेरियल है वो उसके लिए हैमर मिल बेस्ट होता है, जो ब्रिटल मटेरियल है। जो फाइब्रस मटेरियल है, फाइब्रस मटेरियल पे ये वर्क नहीं करता। तो जो इसका यूज है, प्रिंसिपल क्या है, इम्पैक्ट प्रिंसिपल है। मटेरियल इज इम्पैक्ट बिटवीन रैपिडली मूविंग हैमर्स ऑन ए रोटर एंड द पाउडर मटेरियल। इसमें क्या होता है, एक फीड हो गया। सभी लोग गांव में थ्रेशर देखे हो जिससे गेहूं की मड़ाई होती है? जी सर। यस सर। तो समझो कि सेम वही है हैमर मिल, जो उसमें शार्प जो ब्लेड लगे हैं, ब्लेड के जगह पे हथौड़ा लगा दिया जाए। ठीक है, जब अगर हथौड़ा लग जाएगा, सेम वो क्या बन जाएगा, हैमर मिल। एक साइड से फीड हो गया और उसमें जो ब्लेड्स लगे हैं, ब्लेड्स की जगह पे हैमर है, जो मशीन के में अंदर चारों ओर से उसका मूवमेंट होता है। नीचे की तरफ मिलिंग स्क्रीन लगा है, जो हमको जिस साइज का मटेरियल चाहिए, जिस साइज का मटेरियल चाहिए उस साइज का हम स्क्रीन लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा वो डिस्चार्ज उधर से कलेक्ट होता है। ये पूरा पार्ट मेटल का कैबिनेट हो गया, ये डिस्चार्ज हो गया। ये हम प्रोडक्ट फ्लो टू द साइक्लोन, अगर हमको कहीं पे ले जाना है तो एयर ब्लोअर से उसको कनेक्ट कर देते हैं और एयर ब्लोअर से कनेक्ट करने के बाद ही वो रिक्वायर्ड हमारा जो कंटेनर है, कंटेनर में उसको कलेक्ट करते हैं। तो बाल मिल हैमर मिल का जो यूज है, हैमर मिल यूज टू मिल ड्राई मटेरियल। वेट फिल्टर प्रेस केक, जब हम फिल्टर प्रेस यूज करते हैं, तो जब हम मटेरियल जब फिल्टर करते जाते हैं, तो जो सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल फिल्ट्रेट तो निकल जाता है। जो सॉलिड मटेरियल क्या होता है, फिल्टर के ऊपर एक केक का फॉर्मेशन करता है। उस फिल्टर प्रेस केक का साइज रिडक्शन करने में यूज करते हैं, अल्टीमेट में यूज करते हैं, स्लरी बनाने में यूज करते हैं। ब्रिटल मटेरियल इज बेस्ट फ्रैक्चर्ड बाय इम्पैक्ट फ्रॉम ब्लंट हैमर। यहाँ पे ब्लंट हैमर का जो रहता है, जो चौड़ा पार्ट होता है, तो ब्लंट हैमर यूज करते हैं ब्रिटल मटेरियल के लिए। जो हमारा फाइब्रस मटेरियल है, तो फाइब्रस मटेरियल के लिए क्या करते हैं, जो एज है वहाँ एज पे यूज करते हैं कटिंग एज। थ्रेशर में क्या लगा रहता है, कटिंग एज लगा रहता है। अगर हम वो कन्वर्ट कर दे ब्लंट हैमर में, तो हमारा वो यूज हो जाएगा ब्रिटल मटेरियल के लिए। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ब्रिटल मटेरियल जैसे सर? ब्रिटल मटेरियल जैसे पत्थर का देखो साइड रिडक्शन करते हुए। यस शीशा, मेटफॉर्मिन का एपीआई, टेलमिसार्टन का एपीआई, ये सारे क्या रहते हैं, ब्रिटल मटेरियल है।
और किसी का कोई क्वेश्चन है? तो जब हम उसके एज पे कटिंग एज लगा देते हैं तो वही हमारा यूज हो जाता है फाइब्रस मटेरियल के लिए। इसके बाद जो वेरिएंट है, वेरिएंट में हमारा स्टाफ टर्नोडो मिल है, फिट्जपैट्रिक कम्युनिकेशन मशीन है जिसको फिट्स मशीन बोलते हैं, माइक्रोफ्लुआइजर है, हैमर क्रशर है। ये सारे हैमर मिल के एग्जाम्पल है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग क्या होता है? जो हैमर मिल है, हैमर मिल एसेंशियली है स्टील ड्रम। सब लोगों ने थ्रेशर देखा है, वो एग्जाम्पल है हैमर मिल का जिसमें हमारा कटिंग एज लगा हुआ है। और जो गेहूं का डंठल है वो क्या है? फाइब्रस है। यहाँ पे क्या है? पूरा ये मेटल का बॉडी है, इसके अंदर एक रोटर है, रोटर के अंदर हमारे माउंटेड है हैमर्स। ये फीड हो गया, ये हमारा यहाँ पे आउटपुट हो गया, मिलिंग स्क्रीन हो गया, यहाँ पे फैन हो गया, ये बाहर प्रोडक्ट आउटपुट है। तो ये हैमर मिल इज एसेंशियली a steel drum containing a vertical or horizontal rotating shaft या ड्रम on which hammer is mounted। तो क्या हुआ कि ये हमारा मेटल का बॉडी हो गया, ये शेफ्ट हो गया, शेफ्ट के ऊपर हमारा हैमर माउंटेड है। The hammer swing or the ends are fixed to the central rotor। जो ये वाला पॉइंट है, जो इसको बोलते हैं सेंट्रल रोटर, इसी सेंट्रल रोटर पे ही फिक्स रहता है। The rotor is rotates at high speed inside the drum while material is fed into the feed hopper। क्या होता है? जब हम फीड हॉपर से मटेरियल जब उसमें डालते हैं, जो मटेरियल का हमको पार्टिकल साइज रिड्यूस करना है, जिस मटेरियल का पार्टिकल साइज हमको रिड्यूस करना है, जब मटेरियल उसमें डालते हैं तो क्या होता है? उस टाइम हमारा रोटर रोटेट होता है। रोटर रोटेट होने की वजह से जो हैमर है या उसके कटिंग एज, उसके वजह से उस पे इम्पैक्ट होता है। द मटेरियल इज पुट इनटू हॉपर व्हिच इज कनेक्टेड टू द ड्रम। जब इम्पैक्ट होता है तो द मटेरियल इज पाउडर्ड टू द डिजायर्ड साइज ड्यू टू फास्ट रोटेशन ऑफ हैमर एंड इट इज कलेक्टेड अंडर द स्क्रीन। जो भी हमारा आउटपुट है, उस आउटपुट के साइज के लिए हमारा क्या रहता है कि जो स्क्रीन है, उस स्क्रीन से ही हम डिजायर पार्टिकल साइज कलेक्ट करते हैं। सब लोगों ने अटेंडेंस भेज दिया है? यस सर। सब लोगों ने अटेंडेंस, कोई ऐसा है जिसने अटेंडेंस नहीं दिया है? समझ में आया इसका वर्किंग और कंस्ट्रक्शन कैसे बना होता है, कैसे वर्क करता है? एग्जाम्पल है हैमर मिल का। ये फीड है, जो मटेरियल हम फीड कर रहे हैं, जिसका पार्टिकल साइज हमको रिड्यूस करना है। ये हॉपर हो गया, यहाँ पे ये स्टॉपर रहता है जिससे हम कंट्रोल करते हैं कि कितना हमारे पार्टिकल साइज का मटेरियल चाहिए। ये रोटेटिंग शेफ्ट है, ये हमारा हैमर इस पे माउंटेड है। ये पूरा हमारा मिलिंग चैम्बर है, ये हमारा हैमर है। और नीचे ये स्क्रीन लगा हुआ है जिसपे हमें ये स्क्रीन चेंज कर सकते हैं जिस साइज का हमको मटेरियल चाहिए।
यहाँ से फीड अंदर आता है, ये हाई स्पीड में रोटेट होता है और हाई स्पीड में रोटेट होने की वजह से हाईली इम्पैक्ट होता है और इम्पैक्ट की वजह से हमारा पार्टिकल साइज रिड्यूस होता है, जो हम प्रोडक्ट रिसीवर में कलेक्ट कर लेते हैं। जनरली इसका आरपीएम जो होता है 2500 आरपीएम होता है। ये वेरिएबल स्पीड पे भी यूज करते हैं, डिपेंड अपॉन द रिक्वायर्ड पार्टिकल साइज। मटेरियल जो पार्टिकल साइज के लिए इम्पैक्ट करते हैं, उन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए हमारा आरपीएम इससे फिक्स होता है। आरपीएम हमारा हाई स्पीड के जो रोटर हैं उसका आरपीएम 10,000 आरपीएम तक रहता है। ये हैमर मिल का फ्रेम है और एक्चुअल फिगर है। ये हैमर लगे हुए हैं, ऊपर से मेटल का बॉडी लगता है और ये शेफ्ट है, ये सेंट्रल शेफ्ट है और ये किसी रोटर से कनेक्ट कर देते हैं। इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज में सबसे पहला एडवांटेज होता है रैपिड इन एक्शन एंड इज कैपेबल ऑफ ग्राइंडिंग मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स में हम इसको यूज करते हैं। दे आर इजी टू स्टार्ट एंड ऑपरेट, द ऑपरेशन इज कंटिन्यूअस। हम कंटिन्यूअस ऑपरेशन में भी इसको यूज करते हैं। इजी टू इंस्टॉल होता है और ऑपरेट, इसका ऑपरेशन और इंस्टॉलेशन दोनों इजी होता है। There is little contamination of the product with metal brought from the mill as no surface move against each other. इसमें क्या होता है, सरफेस का मूवमेंट नहीं होता है, बट जो हैमर से जब इम्पैक्ट होता है तो इम्पैक्ट की वजह से एक रिस्क रहता है उसका मेटल कंटामिनेशन का। The particle size of material to be reduced can be easily controlled by changing the speed of rotor, हैमर टाइप, शेप एंड साइज ऑफ द स्क्रीन। तो जो भी हमारा पार्टिकल साइज का जो कंट्रोल है वो हम सारे चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए हमको क्या क्या कहाँ से कर सकते हैं, एक तो उसका स्पीड, जो रोटर का स्पीड है उसको चेंज करके, हैमर का टाइप चेंज करके, जो हमारा स्क्रीन है स्क्रीन का शेप और साइज चेंज करके हम डिजायर पार्टिकल साइज अपना पा सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज, हीट बिल्डअप ड्यूरिंग मिलिंग इज मोर, देयरफॉर प्रोडक्ट डिग्रेडेशन इज पॉसिबल। जब हम मिल करते हैं कंटिन्यूअस, जब इम्पैक्ट होता है तो इम्पैक्ट होने की वजह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और काफी वहां पे हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने की वजह से प्रोडक्ट डिग्रेडेशन का रिस्क रहता है। हैमर मिल कैन नॉट बी एम्प्लॉयड टू मिल स्टिकी, फाइब्रस एंड हार्ड मटेरियल। जो हैमर मिल है स्टिकी मटेरियल, फाइब्रस मटेरियल और हार्ड मटेरियल के लिए यूज नहीं करते हैं। जब हम स्टिकी मटेरियल यूज करते हैं तो जो स्क्रीन है, स्क्रीन क्या हो जाता है, क्लॉग्ड हो जाता है, चोक हो जाता है। ये हमारा डिसएडवांटेज था। अभी किसी को पूछना है, सब लोग अटेंडेंस भेज दो। 1 मिनट से कम टाइम बचा है, ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर किसी ने अटेंडेंस नहीं दिया है